नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। इससे पहले हमने अपवर्तन की परिभाषा पढ़ ली है। जिस प्रकार परावर्तन के दो नियम थे, उस प्रकार अपवर्तन के भी दो नियम हैं। तो देखते हैं अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है। अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि कोई आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण किसी स्रोत से चलकर और प्रथम माध्यम से होती हुई जब किसी तल पर गिरती है, ठीक है, तो उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, ठीक है, तीनों एक ही तल पर एक ही आपतन बिंदु पर मिलते हैं। क्या बोल रही है परिभाषा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही आपतन बिंदु पर मिलते हैं, ठीक। तो इस परिभाषा को हम लोग इस चित्र के माध्यम से सरलता से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे होंगे। आपतित किरण है हमारी जो पहला माध्यम, विरल माध्यम वायु से चलकर आ रही है। यह आपतित किरण का नाम क्या है? ए क्या नाम है इसका? ए, ठीक। अब यह आपतित किरण कौन से बिंदु पर आकर गिर रही है? ई बिंदु पर। और यही किरण दूसरे माध्यम कांच में प्रवेश कर रही है, तो ई एफ, ये कौन सी किरण हो गई हमारी? अपवर्तित किरण। आपतित किरण कौन सी हो गई हमारी? ए ई। और अपवर्तित किरण कौन सी हो गई हमारी? ई एफ, ठीक। और पहला माध्यम क्या था हमारा? वायु। और दूसरा माध्यम क्या था? कांच था, ठीक। और जिस बिंदु ई पर यह दोनों किरणें मिल रही हैं, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु, ठीक। यह आपतन बिंदु कहाँ स्थित है? पी क्यू तल पर स्थित है। ये समतल कौन सा है हमारा? पी क्यू समतल पर स्थित है। और इस ई बिंदु पर अगर हम एक सीधी रेखा खींचते हैं तो हमको N1 N2 क्या प्राप्त होता है? अभिलंब। क्या प्राप्त होता है? अभिलंब, ठीक। अब यहाँ पे जैसा कि पहले नियम में बोला गया है कि आपतित किरण, कौन कौन सी चीज? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ स्थित हैं? एक ही तल। कौन से तल में स्थित हैं? पी क्यू में। और एक ही बिंदु, कौन सा आपतन बिंदु? ई पर स्थित हैं। तो ये जो है हमारे अपवर्तन का पहला नियम हमने इस चित्र के माध्यम से समझ लिया। अब चलिए अपवर्तन का दूसरा नियम को देखते हैं। इस नियम को स्नेल के नियम से के नाम से भी जाना जाता है। स्नेल, ठीक है। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को सत्यापित किया था, इसलिए उनके नियम के नाम से भी यह जाना जाता है। तो अगर आपको स्नेल का नियम पूछता है या आपतन का दूसरा नियम पूछता है, तो दोनों में आपको यही जो है परिभाषा लिखनी है, ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द नहीं लिखा है, वो है युग्म। रंग भी कैसे होंगे? प्रकाश के कोई दो निश्चित रंग होंगे या फिर दो निश्चित माध्यम होंगे। माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, ठीक है। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, तो ये ज्या शब्द कहाँ से आ रहा है? आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते होंगे, ठीक, कि कोई भी त्रिभुज होता है, उसमें जो तीन भुजाएं होती हैं, कौन कौन सा? कर्ण, आधार और लंब, ठीक। और किसी कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या लेते हैं? अगर लंब मानते हैं तो लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? साइन या ज्या कहलाता है। इसी को साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण भी पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इस परिभाषा का, इस दूसरे नियम का सत्यापन भी इसी चित्र में देख सकते हैं
कि जो हमारी पहली किरण थी ए ई और अभिलंब था N1 E, ठीक। इसमें N1 से अगर हम ए ई पर एक अभिलंब खींचते हैं, एक अभिलंब ऐसे खींच देते हैं, ठीक, तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज जैसी आकृति दिखाई देगी, ठीक। और यहाँ पर जो ई बिंदु पर ए ई और एन ई रेखा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है। वह कोण कौन सा है? कोण आई, जिसको हम कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण, क्योंकि यह किसके मध्य बन रहा है? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बन रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बन रहा है, ठीक है। उसके पश्चात दूसरी किरण कौन सी थी हमारी? ई एफ, और अभिलंब का दूसरा भाग क्या था? EN2। यहाँ पर भी N2 से अगर EF पर एक अभिलंब ऐसे खींच देते तो यहाँ पर भी आपको एक त्रिभुज प्राप्त होगा। और ई बिंदु पर जो कोण बन रहा है, ई बिंदु पर जो कोण बन रहा है, किन किन के मध्य में? EN2 और EF के मध्य में, वह कोण कौन सा है हमारा? R। और R कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तित किरण के लिए बन रहा है ना, अपवर्तित किरण के लिए बन रहा है, तो ये कौन सा है? अपवर्तन कोण, ठीक। तो यहाँ पर जो आपतन कोण है I और अपवर्तन कोण है R, इन दोनों की ज्या अर्थात साइन I और साइन R, इसका जो अनुपात प्राप्त होता है किन्हीं भी दो माध्यमों के या रंगों के युग्म के लिए, वो सदैव क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। क्या होता है? सदैव एक स्थिरांक ही प्राप्त होता है। इस स्थिरांक को हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं। इस स्थिरांक को और क्या कहेंगे? अपवर्तनांक, ठीक। तो अपवर्तनांक क्या है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या से प्राप्त स्थिरांक ही क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा। या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। यहाँ पर दो माध्यम है ना, पहला माध्यम क्या था? हवा था, और दूसरा माध्यम क्या था? कांच था। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? हमको अपवर्तनांक प्राप्त हो रहा है, ठीक। इस अपवर्तनांक को ग्रीक अक्षर, जो अपवर्तनांक होता है, इसको किसकी सहायता से दर्शाते हैं? ग्रीक अक्षर म्यू की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये इस अक्षर को क्या पढ़ते हैं? म्यू, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहले हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक को देखेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, उसकी परिभाषा देखिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, वो निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब अगर हमको किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल को अगर हम C से दर्शाएं, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी जिसका हमको क्या निकालना है? अपवर्तनांक निकालना है। उन दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? उस माध्यम का अपवर्तनांक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि निर्वात में या वायु में, है ना, प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक प्रश्न को हम लोग हल करके देखते हैं इसके लिए, ठीक। मान लीजिए कि कांच, ग्लास के अंदर में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2 × 10⁻⁴
8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और एयर यानी वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है अभी बताई थी आपको, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक, कौन सा अपवर्तनांक निकालना है कांच का? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, कौन सा अपवर्तनांक निकालना है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर सूत्र में रख देते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र क्या था? म्यू बराबर सी बटे वी। सी क्या है? आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसी प्रकार से v अब किसका निकाल रहे हैं यहाँ पर हम लोग अपवर्तनांक? तो कांच का निकाल रहे हैं, ग्लास का, है ना। तो उसका अपवर्तनांक कितना है कांच का? 2 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये राशि कट गई, कितना बचा? 3/2। 3/2 को हल करेंगे तो कितना आएगा? 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक कितना आ गया? 1.5 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग 1 मिनट। ठीक, जल में प्रकाश की चाल, है ना, जल में प्रकाश की चाल होती है 3.75 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3.75 गुणित 8 मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग क्या करेंगे? जल का अपवर्तनांक निकालेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल कर आप हम लोगों को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा अपवर्तनांक का प्रकार, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में बस इतना अंतर है कि यहाँ पर जो पहला माध्यम है वह निर्वात होना निश्चित नहीं है। यहाँ पर पहला माध्यम कोई भी हो सकता है। जैसे कि वायु के सापेक्ष हम लोग कांच का अपवर्तनांक निकाले थे, तो यहाँ पर कांच के सापेक्ष जल का हो सकता है, जल के सापेक्ष कांच का हो सकता है। इसीलिए पहला माध्यम कोई अन्य पदार्थ भी, ऐसा पदार्थ जो कि प्रकाशिक हो, जिससे प्रकाश आर पार होके जा सके, उस माध्यम को हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है म्यू टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष बराबर पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इस सूत्र से जो है आप लोग सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक और गृह कार्य दे रही हूँ। ठीक, आप गृह कार्य का प्रश्न ये है, गृह कार्य का प्रश्न है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, निकालना बहुत सरल है। कौन से सूत्र में रखेंगे हम लोग इसको? कौन से सूत्र में रखेंगे? म्यू टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम का वेग बटे दूसरे माध्यम का, पहले माध्यम की चाल में, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, इस सूत्र में आप लोग रख दीजिए। हम लोगों ने कांच का और जल का दोनों का जो चाल है, दोनों में प्रकाश की जो चाल है उसको इस वीडियो में बताया है, उसको यहाँ पर रख के और आप हल करके कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस अध्याय के बाकी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।